हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों हमने कल के लेक्चर्स में फंडामेंटल्स ऑफ पी एंड सी यानी फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग ये बताया था, उसी पर क्वेश्चन कर रहे थे। यानी हमने अभी तक पर म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट ही नहीं किया है, लेकिन आप फील करोगे मोर देन 30 से 40% क्वेश्चन तो जेई एडवांस या जेई मेन के आए हुए क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें रूल अलग है। रूल जो है उसको साइड करके भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम फिर से प्रॉब्लम सेशन लेक्चर 2 लेके आए हैं। वंस अगेन मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रॉब्लम सेशन 2 पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज के हम लेक्चर्स में फिर से नए नए क्वेश्चन लेके आए हैं। नए इन द सेंस की तरीका क्या होता है, किस तरीके से आए हुए क्वेश्चन को या जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन, ये ज्यादा पुराना नहीं है, आया हुआ है ना जेई एडवांस में, लेकिन एकदम आसान है। अभी तक बच्चों हमने पी नहीं शुरू किया है। पी का मतलब परम्यूटेशन। ठीक है, उसके पहले ही ये सब क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ है, n1 n2 n3 n4 n5 भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है सच दैट इन पांचों का समेशन क्या है 20 है। तो बताना है n1 n2 n3 n4 n5 के ऑर्डर्ड पेयर अरेंजमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, अरेंजमेंट्स तो होगा नहीं क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ है। अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है, ए बी है तो बी ए भी रहेगा। यहां पर n1 लेस देन n2 है तो नॉर्मल सी बात है, n2 लेस देन n1 तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन 5 का कॉम्बिनेशन हमें बच्चों क्या लेना है 20। इसी को सोल्व करना है आपको और इसको अच्छे से रख रख के देख लेना है। ठीक है, n1 से ज्यादा n2, n2 से ज्यादा n3 से ज्यादा n4 से ज्यादा n5, बस यही कर लेना है। ठीक है, तो देखो हम यहां क्या रख सकते हैं, n1 है, n2 है, n3 है, हमें केवल पुट करना है बच्चों, कुछ भी नहीं सोचना है। और ठीक है, इनका समेशन क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, है ना। तो ये है 20 आना चाहिए समेशन। तो देखो यदि हम n1 1 से ही शुरू होगा, पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 होता क्या है 10। तो यहां हो गया 10, तभी ना समेशन हो गया 20। फिर 1 2 3, अब 4 रखेंगे तो वहां तो 10 ही होगा हमेशा, तब दोबारा तो अब यहां 5 रख देते हैं। यहां क्या होगा देखो 1 + 2 3 + 3 6 + 5 11, यानी यहां हो गया है 9। फिर से 1 2 3 6, अब जब 6 रखेंगे तो देखो ये आ गया 8। क्लियर। अब देखो बच्चों यदि हम यहां 1 2 3 रखते हैं तो ये 6 हो गया। 6 के बाद यदि हम 6 भी रखेंगे तो 8 ही रखना है। 7 रखेंगे तो यहां 7 होगा तो वो हम नहीं ले सकते। अब दूसरा केस, यानी ये एक तरीके से 3 केस हो गया। अब देखो 1 2, अब हम 1 2 का 3 नहीं ले सकते बच्चों, इसके अलावा ना 1 2 का 3 आएगा ही नहीं। अब क्या टर्न आएगा 1 2 का 4, तो 1 2 का 4 ले लेते हैं। अब 1 2 का 4 5 ले लिए, पहले तो जस्ट आगे वाला लेते हैं फिर देखते हैं। 1 + 2 3 + 4 7 + 5 12, 8 हो गया। आ रहा है ना, 1 2 का 4 5 8। देखो ये 3 + 4 7, हाँ आ रहा है। अब देखो यहां 1 2 का 4 6 लिए तो यहां 7 ये भी ले सकते हैं, तो ये आ गया आपका 2 ही आया। अब यदि 1 2 का 4 लेते हो तो यहां 5 ले नहीं सकते, 6 ले लिए हैं। अब 7 लोगे तो वहां चला जाएगा ज्यादा, चूंकि हमें तो n5 n4 से ज्यादा लेना है, तो इसके 2 केस आए हैं। अब देखो 1 2 का 4 भी खत्म हो गया। अब एक और देख लेते हैं 1 2 5, 1 2 5 यदि लेते हैं बच्चों तो 1 2 5 कितना आ रहा है 1 2 3 + 5,
8 आ गया। यहां 6 यदि लेते हैं, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, देखो n1 से ज्यादा n2 है, तो 1 2 5 1 2 5 ये आ गया आपका 8 + 6 8 + 6 14 आ गया। तो ये तो ले नहीं सकते, नहीं ले सकते ना। तो देखो इसमें हम 1 2 5 और 6 लिए, तो ये आ गया 14 और यहां 6 ही बचा, लेकिन ये वाला केस तो नहीं ले सकते आप, यानी ये भी केस खत्म हो गया। या इसका मतलब हमें 1 2 4 तो ले नहीं रहे थे, 1 2 5 भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, कि ले सकते हो, नहीं ले सकते। हमें ये सारा कर करके इसमें देख लेना है कि 1 2 5 हो गया 8 + 6 14, ये 20, लेकिन ये वाला केस नहीं आया। अब आगे चलते हैं, अब और आगे क्या केस होगा, देखो यहां तक 5 केस आया है भाई। अभी देखो अब 1 2 3 से तो हुआ नहीं, 5 भी नहीं हुआ, यानी 5 ले ही नहीं सकते। अब 1 का काम खत्म हो गया। अब देखो देखते हैं, नाउ 2 लिए n1 n2 n3 n4 n5, हमें बस यही रख के देखना है ना। अब 1 का काम 1 2 6 तो ऐसे भी नहीं ले सकते जब 5 से ही काम नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब हमें ये क्या आ रहा है 2 3 4 2 3 4 कितना हो गया, जब हम n1 2 लिए हैं, n1 2 लिए हैं, देखो यहां से एक चीज हम छोड़ रहे हैं, देखो 1 के बाद हमने 2 लिया था, अब 2 के बाद तीसरा वाला नहीं हो पाया है ना, तो एक और हम 1 ले सकते थे, पहले ये ले लेते हैं 2 3 4, ये हुआ आपका 7 + 4 11 5, ठीक 16। तो ये आ रहा है क्या, 2 से यदि कोई भी लोगे बच्चों, 2 से यदि हम लेते हैं तो 2 से ज्यादा कम से कम 1 लेते हैं, है ना। तो यहां पर कितना आ रहा है 2 + 3 5 + 5 14, मतलब ये 15 आ गया, यानी 6 आ गया ना यहां। तो यहां देखो 2 3 5 10 20 आ रहा है ये, यानी ये भी एक ले सकते हैं। इसके अलावा अब 2 से भी, यानी 2 से शुरू होने वाला फर्स्ट और लास्ट है ये। तो अब इसमें और क्या बच गया, देखो 1 2 5 6 6 लिए हैं, ये नहीं हुआ, एक और ले लेते हैं 1, इसके बाद 3 लेके देखते हैं, है ना। 1 + 3 4 हो गया, +4 8 हो गया, +5 और 7 ये आ रहा है, देखना जरा 1 + 3 4 +4 8 +5 13 +7 आ रहा है ना। अब यदि 1 3 4 6 लोगे तो वहां 6 आएगा, तो वो भी नहीं आएगा, यानी ये एक जो पिछले यहां वाला जो छूटा हुआ था इसके जगह पर ले सकते हो। तो इसका मतलब बच्चों ये सारा क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक तरह से डेटा पुट करने का है, जिसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन किसी को भी इंक्लूडिंग मी हो सकता है, हमें भी हो गया, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन क्या है, डेटा पुट कर करके हमें समेशन 20 लाना था, उसके लिए ये दिया हुआ है। तो टोटल कितने केस हो गए, 3 2 5 और 2 7, यानी टोटल नंबर, टोटल वेज 7 आ गए, ठीक है। आप चाहो तो और करके देख सकते हो, आएगा नहीं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी इस क्वेश्चन में कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, केवल डेटा रख रख के क्वेश्चन आया था। परमुटेशन का मतलब अभी आगे बताएंगे, यानी अरेंजमेंट होता है, मतलब रिलेटिव पोजीशन चेंज होता है आपस में एक दूसरे का, ठीक है, यानी पोजीशन चेंज होता है। तो यहां पर पोजीशन इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि यहां सीक्वेंस दिया हुआ था n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n4 लेस देन n5। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से यहीं पर हमें कॉन्ट्रडिक्शन लेने के साथ इसका मतलब हमें डिराइव करना है परम्यूटेशन, ठीक है। तो अब हम वही कर लेते हैं। देखो डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन क्या होता है भाई। डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन का मतलब होता है, परमुटेशन मीन्स होता क्या है आपको पता होगा, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, ठीक है।
अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना, अरेंजमेंट, ठीक है। परमुटेशन का सिंगल सा मीनिंग है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा ना, यानी यूज ऑफ ऑर्डर, ये बहुत ध्यान देना है। अब जैसे इसमें क्या था, जो पिछले क्वेश्चन में था वो तो ऑर्डर यूज ही नहीं हुआ, वो तो फिक्स ऑर्डर था कि n1 लेस देन n2 लेस देन n3, है ना। तो जैसे हम यहां पर सोचें, मान लिया जाए हमारे पास A B C 3 एलिमेंट है, ठीक है। इसमें से टेकन 2 एट ए टाइम हमें कितने तरीके से अरेंज करना हो सकता है, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। तो टेकन 2 एट ए टाइम का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, टेकन 2 एट ए टाइम यानी इस ए बी सी में से हमें कोई भी दो लेना है बच्चों। तो कोई भी दो कितने तरीके से हो सकता है, ए बी ले सकते हैं, बी ए ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, सी बी ले सकते हैं, सी ए ले सकते हैं और ए सी ले सकते हैं, यानी 6 वेज हो गया, 6 वेज हो गया ना टू अरेंज। क्योंकि अरेंजमेंट में बच्चों ए के बाद बी और बी के बाद ए, ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा, यूज ऑफ ऑर्डर, टेकन 2 एट ए टाइम, डायरेक्ट हो गया ना। तो इसका मतलब जो भी दिया हुआ है उसमें से कुछ को कंसीडर करते हुए या सभी को कंसीडर करते हुए कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, परम्यूटेशन, ठीक है। लेकिन यदि कोई कंडीशन लगा दिया जाएगा तो परम्यूटेशन, प्योर परम्यूटेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यदि हम इसमें, हमने इससे क्या सीखा, देखो 3 था, हमने 2 ले लिया, 3, इसको अरेंजमेंट बोलते हैं, 3 एलिमेंट है उसमें से एट ए टाइम 2 लिया, 3p2 इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3p2, यानी नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स टेकन 2 एट ए टाइम, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, 6 आ गया। देखो छोटा मोटा नंबर है तो डायरेक्ट हम सारे रख लिए। यहां से हम ये देखते अल्टरनेटिवली, यदि हमने ये देखा बच्चों, देखो छोटा था इसीलिए लिख लिया। यदि अब इसको ऐसा सोचो, अब कैसा सोचो, देखो 3 एलिमेंट्स में से 2 एट ए टाइम लेना था, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था। अब हमने उल्टा सोचा कि 3 में से जो 2 लेना था, अब 2 ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं, 2 क्या ले लेते हैं, ब्लैंक स्पेस, 2 ब्लैंक स्पेसेज, और इसको 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट से भर दें। इसको कितने एलिमेंट से भर दें, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट से इसको भर देते हैं। तो जब 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट से भरोगे तो फर्स्ट पोजीशन फिल्ड अप बाय 3 वेज ना, 3 है, 3 में से कोई भी पहले पोजीशन पर आ गया, 3 में से 1 आ गया, बचा 2, तो 3 इंटू 2 यहां से भी आ रहा है 6। इतने जो पिछले लेक्चर्स में बच्चों हमने क्या किया था, कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए होते थे, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए होते थे, उससे हम फिलअप करते थे, नंबर ऑफ वेज टू फिल अप दैट पोजीशंस। यही तो हमारा प्योर पिछले लेक्चर का कंसर्न था। अब उसी कंसर्न को हमने यहां पर म्यूटेशन में बता दिया। सेम वही है, वहां भी 6 तरीका आ रहा है, यहां भी 6 तरीका आ रहा है, बोथ आर सेम, है ना, दोनों सेम हो गए। इसका मतलब आपको यहां से पता है एक चीज याद रख लेना है, जो आगे चल के परम्यूटेशन में यूज होगा, बहुत यूज होता है, आपको इससे ये याद रख लेना है, दैट इज द नंबर ऑफ, है ना, वेज, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n distinct elements, n distinct elements, n distinct elements taken r at a time, taken r at a time। जैसे अभी हमने यहां पर क्या लिया है, 3 एलिमेंट्स लिए थे, उसमें से टेकन 2 एट ए टाइम लिए थे, इज इक्वल टू
NPR, और ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू, हमने 2 ब्लैंक स्पेस लिए थे, उसको 3 एलिमेंट्स द्वारा भर दिए, है ना। नंबर ऑफ वेज टू fill up R blank spaces by n distinct objects, ये दोनों सेम होता है। और यहीं से बच्चों आपको पता है P डिराइव होता है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब हमने अभी तक क्या लिया बच्चों? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, टेकन R एट ए टाइम को अरेंज किया। इसका मतलब R डिस्टिंक्ट प्लेसेस थे, उसको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से फिलअप कर दिया। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। यानी यहां से, यही मेन लाइन है, यहीं से परम्यूटेशन स्टार्ट होता है बच्चों। इसका मतलब यदि हमें परमुटेशन, देखो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि हम इसको लेते हैं, किस तरीके से इसको समझना है, दैट इज NPR। NPR क्या हो जाएगा बच्चों? NPR दिस इज इक्वल टू, NPR आपका आ जाएगा नंबर ऑफ वेज टू फिल अप R ब्लैंक स्पेसेज बाय n एलिमेंट्स, यही हो जाएगा ना। तो हम यहां पर अब क्या कर लें, देखो R ब्लैंक स्पेसेज हम रख लेते हैं। R यदि हम ब्लैंक स्पेसेज रख लें, ठीक है, तो R ब्लैंक स्पेसेज में क्या हो जाएगा? देखो पिछले लेक्चर से हमने जो बॉक्सेस थे, ब्लैंक बॉक्सेस थे, उसी को तो दिए हुए एलिमेंट से फिलअप किया था, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से फिलअप करना है। तो देखो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें से फर्स्ट पोजीशन इज फिल्ड अप बाय n वेज ना भाई। R ब्लैंक स्पेसेज है, फर्स्ट पोजीशन इज फिल्ड अप बाय n वेज, बाय एनी वन ऑफ देम, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब सेकंड पोजीशन में हमारे पास n-1 बचा, थर्ड में n-2 बचा, एंड सो ऑन। ये rth में क्या बचा भाई? R ब्लैंक स्पेसेज है ना, तो ये rth है। जब हम फर्स्ट लिए थे तो n-0 हुआ था, जब हम सेकंड लिए तो n-1 हुआ है, जब हम थर्ड लिए तो n-2 हुआ है। इसका मतलब जब हम rth लेंगे बच्चों, जब हम rth लेंगे तो n-r-1 होगा, ये n-r-1 याद रहेगा। तो टोटल है ना, ये हो गया नंबर ऑफ वेज। तो ये है R ब्लैंक स्पेसेज, हम इसको अब लिख देते हैं R ब्लैंक स्पेसेज, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो यानी NPR क्या हो जाएगा? टोटल, अब हम 2 into 3 लिए थे ना पिछले क्लास में, या अभी भी लिए हैं, यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज NPR इज इक्वल टू n into n-1 into n-2 into n-3 up to n-r+1, n-r+1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को हम जानते हैं ना कि कोई भी नंबर बच्चों डिक्रीज हो रहा होता है प्रोडक्ट वाइज, और वो 1 तक नहीं जाता है, तो हम उसको ना 1 तक ले जाते हैं। कहां तक ले जाते हैं? 1 तक ले जाएंगे। तो n into n-1 n-2 यहां तक तो ठीक है ही। अब n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो n-r का फैक्टोरियल हो गया। अब n-r का फैक्टोरियल हो गया, तो n-r का फैक्टोरियल क्या होगा? ये चला जाएगा आपका 1 तक, n-r, n-r-1, n-r-2, n-r-3 एंड सो ऑन, 1 तक चला जाएगा। तो ये आ गया आपका n का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, दैट इज NPR, या इसी को PNR से भी लिखा जाता है, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ है। इस तरीके से हमें इसमें सोचना है कि n एलिमेंट्स दिया हुआ है बच्चों, उसमें से R एट ए टाइम लेना है, को किस तरीके से हम इसको डिराइव करते हैं। याद रहेगा
इसमें बस ये भी ध्यान देना है कि n और r क्या होना चाहिए, n और r दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। r तो ऐसे जीरो भी हो सकता है, ठीक है, n r पॉजिटिव इंटीजर यानी जीरो, यानी r तो जीरो हो भी सकता है, होल नंबर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। वो सारे केस हमें इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो सारे केस यदि हमें इसमें ध्यान देना है तो क्या हो जाएगा, ये याद रहेगा। तो देखो, एक इसमें आता है NPR है, डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, यदि इसी में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता तो फॉर्मूला बदल जाएगा, है ना, फॉर्मूला बदल जाएगा ना। जैसे यदि हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वो सारे हम हायर लेवल क्वेश्चन में करते हैं, वहां पर फॉर्मूले लगने लगते हैं और तब तक वो क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ये वाला ध्यान देना है, NPR का डेरिवेशन याद रहेगा। जैसे यानी NPR केवल क्या याद रखना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। r कुछ भी रख के ले सकते हो ना, यानी NP नॉट, NP नॉट कितना हो जाएगा, r के जगह पर जीरो रख दिए तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल दैट इज 1, NP1 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल दैट इज n हो गया, NP2 तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल दैट इज क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, सो ऑन NPN दैट इज n का फैक्टोरियल, यानी टेकन ऑल एट ए टाइम। ये ज्यादा यूज होता है, टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी कोई भी दिया हुआ है बच्चों, NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल अपनी जगह सारा फिक्स है ना। जैसे यदि ऐसे ही हम मैथमेटिकली वो डिफाइंड नहीं होता है, जैसे यदि हम आपसे पूछे 2p3 क्या होगा, 2p3 क्या होगा भाई, वैसे तो ये डिफाइंड है नहीं मैथमेटिकली, क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट्स है, टेकन 3 एट ए टाइम कैसे ले सकते हो, चाहे अरेंजमेंट हो या सिलेक्शन, आगे चल के ले ही नहीं सकते, तो ये जीरो हो जाएगा, 2p3 क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। ये दिया रहता है या हमें आइडिया होना चाहिए। और वैसे भी देखो, यदि हम मैथमेटिकली जबरदस्ती इसको निकालें, 2p3 दैट इज इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल होता है 1, ये माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन माइनस 1 का फैक्टोरियल हमने बताया था, क्या बताया था, जीरो बताया था, तो वही वाला हम इसमें यूज कर लेंगे, याद रहेगा। तो 2p3 जीरो, यानी NPR कब होता है, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है ना, यानी इसमें कंडीशन ये सब ध्यान देना है, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है। और n r दोनों के दोनों इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर नहीं लेना है ना, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है, तो वो भी ध्यान दे देना है। तो अलग अलग केस हम लेके इसको सारा याद रखते हैं बच्चों, याद रहेगा। जैसे कुछ भी दिया हुआ है NPN, जितना एट ए टाइम दिया हुआ है, टोटल एट ए टाइम यदि हमें लेना है तो टोटल एट ए टाइम, उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, नहीं भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन, ये सब पूरा NCERT का कंटेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हम इस पर बेस्ड, यदि ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ NPN है, इंट्रोडक्शन ऑफ NPR या इंट्रोडक्शन ऑफ NPN यानी n फैक्टोरियल, इस पर बेस्ड भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए, इससे हमें ये एक चीज ध्यान देना है, NPR का मतलब प्रोडक्ट ऑफ R कंजुगेटिव टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम n, R कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n होता है, ठीक है। जैसे यदि हमसे पूछा जाए NP3 यदि दिया हुआ है 60 है ना, तो n क्या होगा, तो ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। NP3 है तो NP3 का मतलब 3 टर्म्स ले लो, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 है, इज इक्वल टू 60।
np3 का मतलब 3 कंजुकेटिव टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम n, इंटीजर रहेगा, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहां 60 को भी लिख लेते हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया ना, डायरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यदि रहता, एक क्वेश्चन आता है कि मान लिया जाए m प्लस n p2 दिया हुआ है 20, ठीक, और m माइनस n p2 दिया हुआ है 12 ले लेते हैं। तो बताना है बच्चों m और n क्या होगा, फाइंड m एंड n, m और n क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखते ही तो फॉर्मूला या तो फैक्टोरियल वाला या सीधे, देखो m प्लस n को थोड़ी देर के लिए इसको n सोचो, तो n दो टर्म यानी n इंटू n माइनस 1, यानी बेसिकली ये क्या दिया हुआ है 20 का मतलब ये दिया हुआ है दो कंजुकेटिव टर्म्स डिक्रीजिंग में, 5 इंटू 4। 12 का मतलब क्या दिया हुआ है, दो कंजुकेटिव टर्म्स डिक्रीजिंग में, यानी 4 इंटू 3 दिया है ना। तो ये हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से आपका क्या आ गया, m प्लस n इज इक्वल टू 5 आ गया, एंड m माइनस n इज इक्वल टू 4 आ गया ना। तो अब इन दोनों को सोल्व कर लिया, तो सोल्व करने से क्या आ गया भाई, सोल्विंग m इज इक्वल टू, देखो दोनों को ऐड कर लिया, 5 प्लस 4 बाई 2 यानी 9 बाई 2, और n इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस कर लेंगे। तो देखो आपको ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि अभी बताया गया था कि m और n है या n है या r है, ये पॉजिटिव इंटीजर थे, यहां तो फ्रैक्शन में आ गया। तो बच्चों वो जो p के ऊपर लगा होता है या जो p के नीचे लगा होता है, आगे चल के जो c के ऊपर लगा रहेगा, जो नीचे लगा रहेगा, वो इंटीजर होने चाहिए। ये तो m प्लस n और m माइनस n है, ठीक है, तो ये नॉन इंटीजर हो सकते हैं, ये तो कुछ भी हो सकता है ना। बेसिकली हमें m प्लस n देखना है, वो इंटीजर्स होने चाहिए, तो वो तो है, वैसे भी वो 5 और ये 4 है, तो इट्स ओके, है ना, दिस इज द राइट आंसर, कोई गलत इसमें नहीं हुआ है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, एकदम सही। ये आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, NPR से रिलेटेड एक तो सीधे इस तरह का क्वेश्चन ले सकते हैं, दूसरा NPN टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम यदि लेते हैं तो बच्चों देखो कैसा क्वेश्चन होगा, टेकन ऑल एट ए टाइम NPN n फैक्टोरियल, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह ध्यान देना है कि कब अप्लाई नहीं होता है। जैसे परमुटेशन कब अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट जब n में से कुछ एलिमेंट्स रिपीट कर रहे होंगे यानी अलाइक होंगे, रिपीटिशन अलाउ होगा, ये गलत हो जाएगा। ये तभी अप्लाई होता है जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होते हैं। जब रिपीटिशन क्या होते हैं बच्चों, नॉट अलाउड होते हैं, तो वो हमें ध्यान देना है, ठीक है, याद रहेगा। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड एंड n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वो ध्यान देना है, ठीक है। तो नाउ जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, एक वर्ड ले लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, टेकन ऑल एट ए टाइम यदि नहीं दिया हुआ है बच्चों तो वो भी हमें ले लेना है ना, कि टेकन ऑल एट ए टाइम। तो एक ले लेते हैं टेकन ऑल एट ए टाइम, कुछ नहीं है तो यही हमें लेना है, ऑल एट ए टाइम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस वर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये हो जाएगा, टोटल कितने हैं भाई, इक्वेशन वर्ड में टोटल कितने हैं 8, तो 8p8 यानी 8 का फैक्टोरियल, ठीक। यदि हम इसमें लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट में हमें यह ध्यान देना है
कि जो वर्ड लिख चुके हैं, जो वर्ड लिख चुके हैं बच्चों, वर्ड क्या लिख चुके हैं, इक्वेशन, तो यहां से वो वाला केस नहीं लेना है, यानी 8 फैक्टोरियल -1 हो जाएगा, ये वाला है ना। और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं कि वोवेल्स हमेशा एक साथ रहेंगे, ई हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर, ई हमेशा लास्ट पोजीशन पर रहेंगे, कोई भी वोवेल एक साथ नहीं रहेगा, नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, बहुत सारे कंडीशन आते हैं। फिर इसमें से कुछ अलाइक होंगे, इक्वेशन वर्ड के जगह पर कोई दूसरा वर्ड लिखा हुआ रहेगा, उसमें से कोई अलाइक होगा, वो हम अलग तरीके से करेंगे। तो इसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वेरिएशन ऑफ कंडीशंस होते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है जो थोड़ा सा अलग होता है, सब एक जैसे होते हैं। एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई, इस तरह के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में बहुत कर चुके हो, एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और अच्छे प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, उससे क्या है, माइंड ज्यादा ओपन होगा। ठीक है, जैसे अब यदि हम लेते हैं, ये हो गया बेसिक परमुटेशन, यदि हम लेते हैं डिफिनेशन ऑफ परमुटेशन, ये तो हो गया, इसके बाद रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस क्या होगा, यदि हमने लिया, जैसे अभी वही वर्ड लिया है ना, इक्वेशन, इक्वेशन यदि वर्ड हमने लिया है, ठीक है, मैथमेटिक्स में इक्वेशन इंपॉर्टेंट होता है भाई, होता है ना, इसलिए हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसमें यदि होगा कि नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, सो दैट वोवेल्स जो है इसमें कम टुगेदर, वोवेल्स कहां पर हो, एक साथ हो। तो जब बच्चों वोवेल एक साथ है, इसका मतलब हम वोवेल को एक साथ लिख दिए, तो ये क्या आ गया हमारे पास, वोवेल इसमें क्या है, देखो ये इक्वेशन मैथ्स में ही नहीं यूज होता है अच्छे से, वोवेल इसमें सारे हैं, ए ई आई ओ यू सारे वोवेल है इसमें। अब बच गया QTN, QTN, ये एक साथ चले गए ना, तो ये जहां भी जाएंगे वो एक ट्रीट होंगे, तो ये एक हो गया, बाकी ये, तो यानी टोटल इसमें क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल, टोटल मतलब इसको एक ले रहे थे, इसको क्या ले रहे थे, एक। अब ये एक आपस में इंटरनल भी तो इधर उधर अरेंज करेंगे, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, दैट इज आंसर। तो लिख सकते हो इसमें, है ना, देख लेना, लिख लेना, है ना, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और ये 120 होता है, ठीक है। तो 24 इंटू 24 तो जानते हो क्या होता है, 576, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं 12 इंटू 12 144, यानी 288, है ना, 144 इंटू 2 यानी 288 हो गया, और 0 लगा दिए। यदि इसमें होता नंबर ऑफ वेज, है ना, ऑफ अरेंजमेंट्स, सो दैट वोवेल जो है कम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब समझते हो बच्चों, एक फिक्स ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये थोड़ा सा हमें सोचना है। कहीं पर भी यदि ऑर्डर हम डिफाइंड कर लेते हैं, जैसे यदि हम सोचे इससे पहले ऐसे ही होता कि हमारे पास ABC एक नंबर है ना, इसमें हम जानते हैं बच्चों कि इसको कितने तरीके से टोटल लिखा जा सकता है, मतलब ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA, 6 तरीका हो गया, 6 यानी 3 फैक्टोरियल। यदि इसमें होता कि A के बाद B आता और B के बाद C आता, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता, A के बाद B और B के बाद C आता, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता, है ना, A के बाद, है ना, A के बाद B एंड B के बाद क्या आएगा, C। तो टोटल कितना हो जाएगा,
मतलब क्वेश्चन क्या लिखा रहता है इंग्लिश में कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड एबीसी सच दैट बी कम्स आफ्टर ए एंड सी कम्स आफ्टर बी, यानी ऑर्डर में आते हैं। तो इसका मतलब एक ही केस होगा ना, ए बी सी, बस। हम ए सी बी भी नहीं लिख सकते, बी सी ए भी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसका मतलब एक केस होता, यानी जो ऑर्डर की जरूरत है, यानी जितने लोग ऑर्डर में हैं, 3 लोग ऑर्डर में हैं, तो 3 के फैक्टोरियल से बच्चों हम डिवाइड कर दिए, बस ये ध्यान देना होता है। तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने लोग हैं, 5 वोवेल है ना, तो 5 फैक्टोरियल से टोटल डिवाइड कर देना है। 8 फैक्टोरियल जनरल केस था, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, आंसर अपने आप आ गया, ये हो गया। यानी जितने लोग ऑर्डर में हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अलाइक होगा तो उसका अपना अलग कंडीशन लगेगा, है ना, तो वो ध्यान देना है। तो 8 फैक्टोरियल यानी ये हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 इंटू 7 इंटू 6। बाकी अब इसको सोल्व भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां से क्या आ गया 48, है ना, 8 मतलब यहां कैसे भी कर सकते हो, देखो 7 इंटू 6 है 30, मतलब सॉरी 42 एंड 8, देखो तो ये आ गया 320 प्लस 16 336। तो इस तरीके से मतलब जो छोटे मोटे डेटा रहते हैं ना बच्चों, वो हम डायरेक्ट यहां सोल्व भी कर ले रहे हैं। इसका मतलब कुछ भी वर्ड दिया हुआ है, सपोज ई फर्स्ट पोजीशन पर रहे तो वो उसको रखने देंगे, बाकी 7 फैक्टोरियल कर लेंगे। ई फर्स्ट पोजीशन, एन लास्ट पोजीशन पर रहे तो इन दोनों को फिक्स करके बाकी 6 फैक्टोरियल ले लेंगे। तो वो हमें बच्चों ध्यान देना होता है कि कौन सा केस किस में लेना है, याद रहेगा, एकदम अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है, ओके। अब देखो इसी पर आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन पर बेस्ड हमने इसमें क्वेश्चन कर लिया है, आई थिंक ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। देखो इस पर अभी और एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं ये प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर जेईई मेन, और उसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के रहते हैं, ठीक है। अभी हम केवल और केवल वो ले रहे हैं जिसमें कोई भी अल्फाबेट या कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है, वो ध्यान देना है। जैसे इसमें हमने लिया कंबाइन, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस बाय टेकिंग ऑल लेटर्स एंड कीपिंग द वोवेल्स ऑफ द वर्ड कंबाइन इन द ऑड प्लेसेज। जो ऐसा एक क्वेश्चन किए थे ना मिरेकल में, सेम ऐसा ही, और यहां पर हम वो पी से कर सकते हैं, वैसे बिना पी से भी कर सकते हो। तो कंबाइन में वोवेल्स तो है ना, तो कंबाइन यदि हम लेते हैं COMBINE, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो दिया हुआ है इसमें वोवेल्स क्या है, O है, I है और E है, और बाकी तो कॉन्सोनेंट्स है ना। देखो चर्चा वोवेल्स की हो रही है, तो हमने पिछले क्लास में भी बताया था अरेंज तो ये भी होगा, तो कॉन्सोनेंट्स है CMBN। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वोवेल्स जो है बच्चों वो ऑड प्लेसेज में आए, वोवेल्स जो है वो ऑड प्लेसेज पर आए। तो ये देखो सेम वही एकदम, ये तो ऑलरेडी हमने जैसा मिरेकल था वैसा ही तो कंबाइन है, उसमें भी सेम था 7, इसमें भी सेम है 7। तो देखो कंबाइन के लिए टोटल वी हैव 7 पोजीशंस, 7 पोजीशन हो गया, जिसमें से 7 में ऑड पोजीशन कितना है, फर्स्ट पोजीशन ऑड है, फिर है थर्ड पोजीशन, फिर है 5th पोजीशन, और फिर है 7th पोजीशन, यही ना। तो अब ऑड प्लेसेज में क्या रखना है, वोवेल रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑड प्लेसेज में, क्वेश्चन में वोवेल रखना है। तो वोवेल है, तो वोवेल कितने हैं भाई, वोवेल है 3, वोवेल कितने हैं 3, तो 3 में से 3 वोवेल है, पोजीशन कितने हैं 4, तो 4 में से कोई भी 3 हम ले लिए, 4 में से कोई भी
3 ले लिए तो इसको 4 × 3 × 2 ले सकते हैं ना, यानी 4p3 भी ले सकते हैं, 4p3 भी ले सकते हैं। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। 4p3 लिखो इनटू, अब 4 में से 3 पोजीशन भर गया, बचा 4, मतलब 7 था, 4 हमने फिक्स किया, उसमें से 3 पोजीशन चला गया, तो एक उसका बचा और बाकी का 3 यानी 4, तो फिर 4p4। तो यही तो हमने पहले भी किया था, ये हमने बिना उसके किया था, बिना उसके का मतलब बिना परम्यूटेशन का किया था, ये इसमें आ गया। ऐसा मत सोचना कि ये 4 और 4 8 पोजीशन हो गया और 7 हम रख दिए। 7 लोग हैं, पोजीशन 4 ही है बच्चों, है ना। और इसी को हमने कैसे किया था, जो पहले ही बिना P एंड C के ही कैसे किया था, 4 3 2 हो गया, दिस इज फॉर ऑड पोजीशन, यानी दिस इज फॉर वोवेल। और फिर 4 × 3 × 2 × 1, है ना। तो ये हम वोवेल वाला यहां से जो है ना, ये ऑड लिख दिए हैं, इसको मिटा के ये है वोवेल के लिए और ये वाला है कॉन्सोनेंट के लिए, दोनों एक ही चीज होगा, है ना। तो यहां से क्या आंसर आ गया, 24 × 24, दैट इज 576। ये आपके अभी लेटेस्ट में जेई मेन का क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम हाल फिलहाल में जेई मेन में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो एकदम आसान है ना, जैसा हमने बिना परमुटेशन बताए हुए किया था उसी कंसेप्ट के बेसिस पर हमने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया बच्चों। एकदम आसान है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चन के बारे में सोचना होता है कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। थ्योरी समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एप्लीकेशंस हमेशा न्यूमेरिकल से ही हमें आइडिया लगता है। दो चीज हमेशा मैथमेटिक्स में ध्यान देते हैं, एक तो थ्योरी अच्छे से होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सामने वाला सोल्व कर रहा है तो वो तो उसकी प्रैक्टिस है। हम यदि क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं और हो जाता है, इट्स गुड, ठीक है। लेकिन उसमें भी दूसरी बात ये है कि वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो कि जेई मेन में आया हुआ हो या उसी रेंज का होना चाहिए। उससे नीचे के रेंज का है तो वो हो भी रहा है तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक्यूरेसी के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो फायदे जरूर देगा, उसको भी करो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करो, एक पर्टिकुलर रेंज तक आने के पहले बेसिक रेंज करना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। ओके, अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एक सेम जैसा कि हमने बताया है, एग्जैक्ट जैसा बताया है, ये आईआईटी का आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है, इतना आसान है कि कुछ कंपेयर नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल लेटर्स लेना है, टेकन ऑल लेटर्स एंड कीपिंग द वोवेल्स। वोवेल्स किस में है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना। तो गार्डन में जाके देखना नहीं है, गार्डन में कितने वोवेल है भाई, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि कोई जाके देखेगा कि देखते हैं कितने वोवेल है गार्डन में, तो वोवेल्स कितने हैं इसमें, ए है और ई है, दो ही है ना। तो इसका मतलब ये जो वोवेल्स है वो दिए हुए हैं बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, RN। तो बताया है जो लोग ऑर्डर में होते हैं, है ना, ये किस में दिए हुए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं बच्चों। तो जितने होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, यही तो रूल है। दैट इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड, देखो ये इतना आसान, ये जेई एडवांस में आया हुआ है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा, टोटल गार्डन में कितने फैक्टोरियल है, 3 और 3 6 हो गए, 6 का फैक्टोरियल, जिसमें से 2 अलाइक है, 2 अलाइक, सॉरी अलाइक नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ये देखो 2 है, यही वाला हम यहां लिखे हैं। तो ये कितना 6 फैक्टोरियल हो गया, 720/2 दैट इज 360, ये आ गया आपका आंसर। आसान है ना, यानी जितने लोग ऑर्डर में हैं बच्चों उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। हो सकता है किसी में रेस्ट्रिक्शन हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मेथड बनाए जाते हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें रेस्ट्रिक्शन हो,
क्वांट से। अभी तक तो जेई एडवांस का रेंज तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आया है, ठीक है। ओके, देखो अब एक आगे ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अभी हाल फिलहाल में जेई एडवांस में आया हुआ है। इसमें हम बोलते हैं कि n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consequently in the queue। ठीक, all the girls, n के लिए देखो n यदि हम ले रहे हैं तो n में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए क्यू, किसी क्यू में उनको रखना है, सच दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड कंसिक्वेंटली, यानी चारों जो गर्ल्स है वो एक साथ बैठे, ठीक है, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, है ना। तो देखो बॉयज हैं 5, B1, B2, B3, B4 और B5, यही है ना। और सारे के सारे गर्ल्स एक साथ बैठे, तो G1, G2, G3, G4 और G5, ये हमने एक ले लिया। तो ये एक ले लिया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल क्या हो गया 6 फैक्टोरियल, दैट इज n इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। गर्ल्स आपस में भी अरेंज होंगे, यानी 5 फैक्टोरियल, याद रहेगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दूसरा m के लिए, m के लिए हमें क्या करना होता है, देखो m में हमें क्या करना है भाई, m में हमें क्या करना है ये देखते हैं। ये क्या करेंगे, m द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं कैन स्टैंड इन ए क्यू इन सच ए वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंसेक्वेंटली इन द क्यू, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स, यानी 5 लोग एक साथ नहीं बैठे हैं, हो भी नहीं सकते एक साथ, यानी 4 को एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसके साथ ना इधर और ना इधर कोई गर्ल नहीं होनी चाहिए, तभी तो 4 ही लोग एक साथ कहलाएंगे ना। 5वां गर्ल यदि आस पास हो गया तो वो तो 5 लोग कहलाएंगे, तो एग्जैक्टली 4, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 में से कोई भी गर्ल्स सेलेक्ट कर लो, 4, 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। चलो अभी हमने वो नहीं बताया है ना, कॉम्बिनेशन बताया नहीं है, तो 5P4 कर लो, एक ही चीज है, मतलब 5 में से 4 गर्ल्स हमने अरेंज कर लिया, पहले सेलेक्ट किए थे फिर उनको अरेंज कर लिया, तो 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल या 5P4 एक ही चीज है। ये हो गया गर्ल्स के लिए, ठीक है, 5 में से कोई भी 4 ले लिया। अब देखो 5 में से कोई भी 4, तो एक जो है, अब हमारे पास बॉयज हम लिख लेते हैं, है ना, बॉयज को लिख लिए B1, B2, B3, B4, B5। अब देखो बच्चों गर्ल्स के लिए देखो 4 लोगों का एक ग्रुप है, एक है ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स, है ना, यानी G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, दूसरा भी हो सकता है, और एक है G5, सोच लो। अब इन दोनों को ना एक साथ नहीं रहना है, इन दोनों को एक साथ नहीं रहना है, तभी तो 4 ही लोग एक साथ होंगे ना। तो इसका मतलब इन दोनों के लिए हमारे पास पोजीशन कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, there are 6 vacant positions in which these two groups have to put up। 2 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप में 4 गर्ल्स है, एक ग्रुप में 1 गर्ल है, इनको साथ में नहीं बैठना है, नो 2 ग्रुप्स, उसी को बोलते हैं बच्चों गैप मेथड। गैप मेथड का मतलब होता है नो 2 लगा हुआ है तो नो 2, है ना, इसका मतलब गैप मेथड होता है, यानी ये जो है 2 ग्रुप एक साथ नहीं बैठेंगे। तो जब नहीं बैठेंगे तो कहां बैठेंगे, ये जो व्हाइट कलर का स्टार लगा है वहीं पर बैठ सकते हैं, तो वो 6 है ना, तो 6 में से, है ना, 6 में से कहीं पर भी 2 बैठ गए। वैसे तो 6C2 इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, लेकिन चलो यही ले लेते हैं, ये है गैप मेथड, नहीं बैठना है। बॉयज भी तो आपस में अरेंज होंगे ना, तो 5 फैक्टोरियल तो ये हो गया और ये 5P4 हो गया, यानी टोटल n कितना हो गया 5P4, ठीक है। तो ये आ गया m, दिस इज m, है ना, तो ये m आ गया
और n कहाँ गया, ये है n। तो यहां से हमें क्या निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ m बाई n, देन द वैल्यू ऑफ m बाई n। तो m बाई n रख लेते हैं बच्चों, सीधे जो दिया हुआ है, जैसा डेटा दिया हुआ है, जैसा डेटा दिया हुआ है वही वाला डेटा हम इसमें रख लेंगे, ठीक है। तो m बाई n 5p4, ये ज्यादा हो गया, अरे ये हो क्या रहा है, ये क्या हो जाएगा 5p4 है ना। 5p4 कितना होता है भाई, 5p4 यानी 5 फैक्टोरियल, 6p2 यानी 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 5, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये तो उसके लिए हुआ है m, और n कितना है 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो देखो कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, गलत कट गया, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ये कट जाएगा, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आ गया 5 फैक्टोरियल आ गया, यानी ये डिवाइड करने से ये 5 आ गया। मतलब ये है अभी हाल फिलहाल में जेई एडवांस के बहुत अच्छे क्वेश्चन में से ये आया है। बेसिकली बच्चों अभी हमने क्या किया है, एकदम बेसिक परमुटेशन किया है, एकदम क्या किया है, एकदम बेसिक परमुटेशन है। अभी इसके और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, वो अगले लेक्चर्स में आएंगे, ठीक है। वो तब तक के लिए आपका थ्योरी भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी उम्मीद है यहीं तक या इसके आसपास थ्योरी हुआ है, इसलिए बच्चों हमने यहीं तक कवर किया है, ठीक है। तो आप तब तक इससे, इस कंसेप्ट के बेसिस पर आप एनसीईआरटी से तो आराम से सोल्व कर सकते हो, और जेई मेन के भी रेस्पेक्टिव कंसेप्ट से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।